आज पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री क्राइसिस में है और लाखों करोड़ रुपए एनपीए में जा चुके हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में हैं और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स की योजना के अंतर्गत लिए गए हैं। सर, ये देश में आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ज़माना है। पूरे देश में चिंता का विषय है कि आखिर लाखों करोड़ रुपए जो लोन दिए गए उनकी वसूली होगी कि नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, उनके उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई की अधिनियम 1934 की धारा 45E के अंतर्गत आरबीआई की कुछ परिस्थितियों में छोड़कर ऋण सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है। मेरा ये माननीय मंत्री से प्रश्न है कि क्या बदले हुए संदर्भ में, बदली हुई परिस्थितियों में जहां ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है, क्या आरबीआई की इस धारा को अमेंड करने का कोई विचार है? माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपेरेंसी बहुत लोकप्रिय शब्द है और आज पूरे विश्व में इसकी स्वीकृति भी काफी हो रही है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को, और जब आरटीआई एक्ट भी बना था तब भी, जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आई, कुछ विषयों में कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको बैलेंस करते हैं। और कई पुराने कानून अभी भी चले आ रहे हैं जो समय के साथ चले हैं। इनकम टैक्स कानून है, क्या किसी व्यक्ति की टैक्स असेसमेंट या उसकी प्रोसीडिंग सार्वजनिक की जा सकती है? उसी प्रकार से उसकी बैंकिंग डिटेल्स क्या सार्वजनिक की जा सकती है? तो अभी तक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, और उसके अलावा जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि बैंक्स में के संबंध में जो अकाउंट्स हैं वो किस परिस्थिति में सार्वजनिक किए जाएंगे और नहीं किए जाएंगे, और सार्वजनिक करना कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक अमाउंट दिया जा सकता है। ये उस अकाउंट की उस प्रावधान के अंदर लिखा है और इसलिए किसी भी सरकार को कानून के उस दायरे में काम करना पड़ेगा। इस वक्त सरकार के पास उस प्रावधान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा प्रश्न। सर, पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी के विरोध में रही है और यह कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये फिगर्स दिए हैं रिस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एडवांस के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में मार्च 15 में 452 बोरोअर्स 3,34,00,000 करोड़ रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है लोन का। फाइनेंशियल ईयर 2016 में 366 बोरोअर्स का 2,72,152 करोड़ का हुआ है और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए भी है। रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए 15 में 32,000 करोड़ और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए 16 में 1,02,000 करोड़। सभापति महोदय, चिंता का विषय है ही, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी जो आज समय की मांग है उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कोई कारण हो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से कि जो रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस हैं और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीएज हैं, उनकी आरबीआई या वित्त मंत्रालय की ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं या कौन से ऐसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस हद तक ब्याज में या मूलधन में आप राहत देंगे, इसके बारे में गाइडलाइंस दोनों के बारे में, रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए में क्या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं या वित्त मंत्रालय के गाइडलाइंस हैं, जानना चाहेंगे। के संबंध में आरबीआई बहुत डिटेल गाइडलाइंस देता है
एनपीएस के संबंध में, स्ट्रेस्ड एसेट्स के संबंध में, कि उनके साथ किस प्रकार से डील करना है, वो किस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और उनकी प्रोविजनिंग किस प्रकार से बैंक्स को अपने अकाउंट्स में और बैलेंस शीट्स में करनी पड़ेगी। समय समय पर आरबीआई की डिटेल्ड इसकी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उनके संबंध में कोई सीक्रेसी नहीं है। माननीय सदस्य केवल इस विषय को मैं इस दृष्टि से रखना चाहूंगा कि बैंकिंग फाइनेंस किसी भी उद्योग को सेटअप करने के लिए और विकास और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत आवश्यक रहता है। बैंक्स के समर्थन के बगैर कोई भी उद्योग, इंडस्ट्री इस देश के विकास में नहीं हो सकती। बैंक्स के सामने जो प्रश्न आता है कि जब एक परफॉर्मिंग एसेट जिस पे ब्याज भी दिया जाता है और मूल भी वापस किया जाता है, जब किसी कारणवश, घाटे की वजह से या किसी अन्य कारणवश, या पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट अगर कमजोर हुआ है, वो वापस नहीं कर पाता, तो 90 दिन के बाद उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उस परफॉर्मिंग एसेट को क्लासिफाई कर दिया जाता है एनपीए के रूप में। और एनपीए के रूप में वो अकाउंट जब फंक्शन करता है तो उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। अब प्रश्न सामने ये आता है कि क्या उस उद्योग को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्या उसमें जो रोजगार है उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए, या फिर एक संभावना ऐसी ढूंढी जाए कि दोबारा से देश के इस प्रकार के उद्योग खड़े हो पाएं। अब उसमें कौन सी परिस्थिति में इसी मैनेजमेंट के अंडर ये खड़ा हो सकता है, उसकी गाइडलाइंस हैं। दूसरी गाइडलाइंस हैं जिसमें कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। दूसरी एसडीआर है कि उसकी आप इक्विटी ले सकते हो, बैंक्स किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको रन कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में किसी थर्ड पार्टी को उसकी मैनेजमेंट हैंडओवर कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर जो नई प्रक्रिया बैंकरप्सी की हम लोगों ने बनाई है, जिसमें किसी तीसरे को भी नहीं दे सकते, तो उसको समाप्त करना और उसके एसेट्स को नीलाम करके बैंक अपने पैसे की वसूली, कर्मचारियों के पैसे की वसूली करता है। ये सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और इसके संबंध में डिटेल गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस सार्वजनिक है, ऑनरेबल मेंबर उसको ले सकते हैं, चाहे तो मैं भी उनको भेज सकता हूं। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया, एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती है।